जय हिंद दोस्तों, मैं अंगद कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोग का आपके अपने प्रिय चैनल अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में। किसके बारे में? द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में, इस बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ पे अटेंशन एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत के लिए छोटी सी लाइक कर लीजिएगा और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। दोस्तों, चूंकि हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है कुछ इस तरह का होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूप में होता है, जहाँ पर a b c हमारी अचर राशि होती है और अचर राशि वे राशियाँ होती हैं जिनका मान नहीं बदलता है। अगर ये 5 है तो इसको 5 ही कहेंगे, इसको 6 नहीं कह सकते। अगर 9 है तो इसको 9 ही कहेंगे, 10 नहीं कह सकते हैं। अगर 120 है तो 130 नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? अचर राशि है। तो a b c भी हमारी अचर राशि है, इसके मान नहीं बदलती है। और ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू कभी भी हमारी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये द्विघात समीकरण हमारा नहीं रहेगा। अगर इसका वैल्यू 0 कर देंगे तो 0 का जब एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो ये गुणा करने के बाद ये पूरे वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारी सिर्फ इतनी वैल्यू बचेगी। जहाँ की हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण में हमारी अचर राशि की जो घात होना चाहिए, चर राशि की जो अधिकतम घात 2 होना चाहिए, और जब 2 नहीं रहेगा तो द्विघात समीकरण कहाँ से कहेंगे? इसको कहेंगे का नहीं कह पाएंगे ना। इसीलिए ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और हम लोग जानते हैं, एक सूत्र जानते हैं श्रीधराचार्य, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही जानते हैं ना। तो इसी सूत्र पर आधारित जो ये होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी पर निर्भर रहता है मूलों की प्रकृति। किसका? द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण के जो मूलों की प्रकृति होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करता है। किस पर? बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। रूट जो है ना उस पर निर्भर नहीं, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है उससे निर्भर करता है। और इसी आधार पर एक फार्मूला आया d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्तर निकालने का। इसका जो ये होता है डिस्क्रीमिनेंट होता है, डिस्क्रीमिनेंट। d इक्वल टू डिस्क्रीमिनेंट होता है, जिसका हिंदी होता है विविक्तकर होता है, ठीक है ना। ये विविक्तकर होता है इसकी हिंदी। हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर प्रकृति हमको फाइंड करना है तो हम जो भी हमारे इक्वेशन दिया रहेगा, द्विघात समीकरण दिया रहेगा, उसको सबसे पहले इस फार्मूला के द्वारा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे उसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है कि 0 के बराबर आ रहा है, और उसी आधार पर इसकी प्रकृति के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक छोटी सी उदाहरण आप लोग के लिए, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। इसकी मूलों की प्रकृति बताना है। ये हमारे द्विघात समीकरण है, इसकी मूलों की प्रकृति बताना है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे कि द्विघात समीकरण जो व्यापक रूप होता है उससे तुलना करेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू कितना है 6 है, और c की वैल्यू कितना है 5 है, ठीक है ना, 5 है। अब क्या करेंगे, हम ये फार्मूला लगाएंगे विविक्तकर यानी कि d एंड डिस्क्रीमिनेंट, d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। और क्या करेंगे, d इक्वल टू बी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का ये और c का 5, इस तरह से ना। 6 का स्क्वायर 36 माइनस ये 20 हो गया। अब क्या हो गया, हटाएंगे तो 16 आया, d की वैल्यू 16, ठीक है ना, जो 16 आया। अब इसके बारे में बात करेंगे कि जो 16 आया है ये कैसा है। पहली बात तो ऋणात्मक नहीं है, ऋण में तो इसका मान नहीं आया है, धनात्मक है ना। तो सबसे पहले इसको लिख देंगे कि धनात्मक संख्या है। कैसी संख्या है? धनात्मक संख्या है। इसकी प्रकृति बता रहे हैं कि इसको देख करके ये कैसा है। दूसरी कंडीशन है ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब पूर्ण वर्ग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए 16 किसी न किसी संख्या का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 4 का ही तो वर्ग होता है ना 16 जी। तो हमारा 16 क्या है? किसी संख्या का वर्ग है ना, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके बाद ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे हम p अपॉन क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी कि p अपॉन क्यू यानी कि बटे के रूप में, यानी कि 5/6, 7/8 इसको लिख सकते हैं। 16 है ना, 16 को हम 16 अपॉन 1 लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा परिमेय संख्या है। तो ये क्या हो गया? ये प्रकृति हो गई इसकी, समझे? ऐसे निकालना होता है। तो एक छोटी सी टेबल आप लोग के बनाते हैं आप लोग के लिए, जिसमें आपको बताएंगे कि अगर ये द्विघात समीकरण हमने जो बनाया है यहाँ पे, जो इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं ना, निकालने के बाद अगर
अलग अलग कंडीशन में डी की वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो उस कंडीशन में इसकी प्रकृति क्या रहेगी, जी डी की वैल्यू अगर मान लीजिए पॉजिटिव आ रही है तो उस समय क्या होगी, नेगेटिव आ रही है तो इसमें क्या होगी, ये सब हम प्रकृति आपको बताएंगे एक टेबल बना करके। इससे पहले इसको नोट कीजिए प्लीज। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने एक सारणी बना करके रखा हुआ है। सारणी में आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में, ठीक है ना। हम जानते हैं कि जो विविधता होती है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट्स, ये मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर ही निर्भर करती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा द्विघात समीकरण जो दिया रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसे उसके व्यापक रूप से तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद ए बी और सी की वैल्यू देखेंगे कि कितना है। ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो जाने के बाद हम इस सूत्र में रखेंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो फार्मूला है इसमें हम रखेंगे। रखने के बाद देखेंगे कि डी की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी आ रही है, यानी जीरो से बड़ा आ रहा है कि जीरो से बड़ा आ रहा है कि जीरो के बराबर आ रहा है कि जीरो से छोटा आ रहा है डी की वैल्यू ना, इसको देखेंगे और उसी आधार पर यहाँ पर इसकी प्रकृति बताई गई है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर सॉल्व करने के बाद विविधकर के मान यानी कि डी की वैल्यू अगर धनात्मक हो और पूर्ण वर्ग हो, धनात्मक यानी कि जीरो से बड़ा हो, डी की वैल्यू जो आएगा धनात्मक, धनात्मक का मतलब मान लीजिए 9, ठीक है ना, मान लीजिए एक 9 है, 9 आ गया सॉल्व करने के बाद। अब ये जीरो से हमारा बड़ा है, जीरो से बड़ा है, ठीक है ना। और एक पूर्ण वर्ग भी, अगर पूर्ण वर्ग है किसी, देखिए किस कौन सी संख्या का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, कितना किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है ना, यानी कि धनात्मक और पूर्ण वर्ग रहेगा। तो इस कंडीशन में इसकी प्रकृति होगी वास्तविक, परिमेय और असमान, वास्तविक, परिमेय और असमान। और इसकी अगर मूल की बात की जाए, अगर मूल का मान निकालना है मुझे, मूल का मतलब कि x की वैल्यू फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसी सूत्र पर हम रख देंगे, ठीक है ना, तो निकल जाएगा। अब ध्यान देना, अगर धनात्मक तो रहेगा लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा, मान लो कि 7 धनात्मक है लेकिन किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। सेकंड कंडीशन में धनात्मक तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, मान लीजिए 7 है, ये धनात्मक तो है यानी कि जीरो से बड़ा तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो इस कंडीशन में इसकी प्रकृति कितना होगा, वास्तविक, अपरिमेय और असमान होगी। और इसकी जो मूलों की मान रहेगी उसको हम इस फार्मूला के द्वारा हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, दोनों सेम फार्मूला है। इसके बाद क्या करेंगे, अगर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब इसको सॉल्व करने के बाद अगर उसकी वैल्यू जीरो आ गई, कितना, जीरो के बराबर यानी कि शून्य अगर आ जाती है, तो उस कंडीशन में इसकी प्रकृति वास्तविक होगी, परिमेय होगी और बराबर होगी, ठीक है ना। और इसको इसके मूल के मान हमारे कैसा मिलेगा, इस तरह से -b/2a -b/2a, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अगर सॉल्व करने के बाद वैल्यू ऋणात्मक आती है, ऋणात्मक यानी कि जीरो से छोटा, -1 -2 -3 -5 कुछ भी, तो उसकी वैल्यू अवास्तविक होगी, अवास्तविक यानी कि काल्पनिक होगी, काल्पनिक। और इसकी मूल हम नहीं निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात आप लोग समझ में आ गई होगी। इसको डायरेक्ट हम एक और छोटी सी टेबल बनाए हैं, इसकी सहायता से हम आपको बता दे रहे हैं कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है। हम जानते हैं कि जो विविधकर की जो प्रकृति होती है समीकरण की, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि या तो पॉजिटिव में इसका मान आ सकता है या तो नेगेटिव में। सॉल्व करने के बाद दो ही कंडीशन ना, एक तो पॉजिटिव आ सकता है या तो फिर नेगेटिव आ सकता है। अगर नेगेटिव आया डी की वैल्यू यानी कि जीरो से छोटा, तो समझ लीजिए काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक है। अब काल्पनिक है, लेकिन जब विविधकर की वैल्यू जीरो से बड़ी आती है तो इसको वास्तविक हम कह देते हैं। वास्तविक ना, ये काल्पनिक हुई, ये वास्तविक हुई। लेकिन वास्तविक भी हमारी कुछ कंडीशन होती है। वास्तविक को देखिए, इसको दो भागों में डिवाइड कर दीजिए, एक असमान होता है और एक समान होता है। अगर वास्तविक संख्या है, अगर d की वैल्यू जीरो के बराबर आती है तो ये समान होगी, अगर d की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आती है तो ये असमान होगी, ठीक है ना। लेकिन असमान किस अवस्था में, असमान भी दो अवस्था में है, या तो एक पूर्ण वर्ग आएगा या तो पूर्ण वर्ग नहीं आएगा। अगर पूर्ण वर्ग आता है तो परिमेय रहेगा और पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय रहेगा, ठीक है ना। ये सब आपको कंडीशन फॉलो करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मूलों की प्रकृति समझ में आ गई होगी। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति आप लोग इस टेबल को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देता है ना, चाहे तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से। आपको कोई भी क्वेश्चन देता है, मूलों की प्रकृति पूछता है आपसे, तो सबसे पहले इस फार्मूला पर लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि उसकी वैल्यू कैसी आ रही है, प्लस में आ रही है, माइनस में आ रही है, बराबर आ रहा है जीरो के,
ना। तो उसी आधार पर यहाँ पर प्रकृति दिया गया है, इसको हम नोट्स कर लेंगे, यहाँ पर माइंड में आप लोग को सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, और कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए जो गुरु का काम होता है, मेरा काम है आप लोग को रास्ता दिखाना और आपका काम है उस रास्ते पर चलना, ठीक है ना। मेहनत आपको करना है, एग्ज़ाम आपको देना है, ना कि मुझे। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस मेहनत के लिए छोटी सी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर ही लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तब मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।